नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है निकाय की बारी कौन भारी। मध्य प्रदेश बीजेपी आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हो चुकी है। बैठकों के जरिए बीजेपी खास रणनीति बना रही है, मैदान में उतरने के मूड में भी है। लेकिन इसी कड़ी में अकेले भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस भी उसी तैयारी में है। दोनों ही जगह बैठकों का दौर जारी, दोनों जगह जिलाध्यक्षों से बात चल रही है और यह समझ पा रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आखिर कैसे नगरीय निकाय चुनाव में हमें आगे बढ़ना है। अब सवाल यही है कि कौन कितना भारी। निकाय की जब बारी है तो कौन कितना भारी। पर जैसे ही बात चुनाव की तरफ हुई है, भारतीय जनता पार्टी की बैठकों की तरफ हुई है, तो कांग्रेस ने तंज कसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक और इस समय रास्ता है। निगमों में चुनाव से पहले धन संग्रह राशि, जो कि हम देख रहे हैं, खासकर राम मंदिर को लेकर जो राशि संग्रहित की जा रही है, उसको लेकर भी आज एक बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन वो तो एक बहाना है। दरअसल राशि के बहाने घर घर पहुंचना है और यही तो निकाय की तैयारी है। जरा सुनिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने क्या कहा इस तैयारी को लेकर, साथ ही क्या कहना है कांग्रेस का, सुन लीजिए। देखिए, आज की बैठक भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने देश के अंदर एक पद्धति विकसित की कि अपने संगठन को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं के आधार पर, जो हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम देश के अंदर आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने संगठन निधि के आधार पर, आजीवन सहयोग निधि जिसको हम कहते हैं, तो उनके प्रभारी और जिलाध्यक्षों की बैठक थी। उसकी हमारी प्लानिंग 11 फरवरी को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर आजीवन सहयोग निधि के समर्पण दिवस हम उसको कहते हैं, तो हर कार्यकर्ता समर्पण करते हुए संगठन चलाने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। तो उस दिशा में आज हमारी बैठक थी और उस बैठक में हमारी योजना इसको लेकर के बनी। भारतीय जनता पार्टी चूंकि बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है, जैसा आपने मैराथन बैठक बताया, तो इन बैठकों में इस बात पर जरूर विचार करें कि ऐसा 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा कुशासन, कौन सी नई तकनीकी पैदा की थी। तो इस पर जरूर भारतीय जनता पार्टी को अपने बैठकों में विचार करना चाहिए और उसका जो है उत्तर खोजना चाहिए। तो एक निधि का तो जिक्र कर दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने, लेकिन इस समय दो निधियों की बात हो रही है। एक निधि वो जो राम मंदिर के लिए है और दूसरी निधि वो समर्पण निधि, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को आत्मनिर्भर बनाने की काम करती, जैसा वो कह रहे थे। कुशाभाऊ ठाकरे ने इसकी नींव रखी और आज तक हम उसी पर बढ़ रहे हैं। 11 फरवरी को पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी। लेकिन यह भी एक बहाना है, पर निशाना तो निकाय है, निकाय की बारी है और कौन कितना भारी। इसी पर बात करने के लिए मैं सीधे चलता हूं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, जहां हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा मौजूद है। संदीप, निकाय की बारी है और कौन भारी नजर आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, कई तरह की बैठकें। पहले हमने देखा कि प्रशिक्षण शिविर के मार्फत अलग अलग कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया, यानी इतना तैयार रखिए अपने कार्यकर्ता, अपने जिलाध्यक्षों को कि कोई भी चुनाव आ जाए सामने, हर समय चुनावी मोड पर रहना, यह बीजेपी का काम। अब जिस समर्पण निधि की बात कर रहे थे बी डी शर्मा जी, उससे भी यही एक आशय है कि सीधे सीधे तौर पर लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहे और काम करते रहे। तो क्या यह माना जाए निकाय के दौर में बीजेपी भारी है? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की यही तो खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं को लगातार व्यस्त रखती है और कार्यकर्ताओं को लगातार काम दे करके रखती है। और उसी का यहाँ पर एक तरह से ये जो बैठकें चल रही हैं, उसी को यहाँ पर जोड़ करके देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि संगठन आत्मनिर्भर होना चाहिए। जिस तरह से देश को और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, तो उसी तरह से भाजपा अपने संगठन को भी आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है। और उसी के लिए यहाँ पर यह बैठक आयोजित की गई थी। भाजपा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का खुल करके कहना है कि जब संगठन मजबूत होगा तो फिर हम आगे भी मजबूत रहेंगे। यानी कि उनका यह भी कहना है कि 11 फरवरी को प्रदेश भर में अभियान चलेगा और धन संग्रह होगा, पार्टी का संगठन मजबूत किया जाएगा। यह भी कह सकते हैं कि पार्टी इसी बहाने अब नगरीय निकाय चुनाव की ओर बढ़ चली है, क्योंकि जब धन संग्रह होगा पार्टी के लिए तो लोग घर घर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और पार्टी की जो
रीति और नीति है, जो सरकार की ओर से उपलब्धियां हैं, सरकार जनता के लिए जो कर रही है, ये सारी उपलब्धियां भी जनता तक पहुंचाई जाएंगी। यानी कि सीधी सी बात है कि भाजपा अब यहां पर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से कमर कस कर उतर चुकी है। जैसा आप कह रहे हैं कि उपलब्धियां हैं, तो क्या ये साल भर की जो उपलब्धियां उसको लेकर जनता के सामने जाएगी, या 15 वर्षों में जो किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, वो भी बात होगी इस बीच में? देखिए, अगर हम पिछली उपलब्धियों की बात करें तो उसको बाद में बात करेंगे। इन जो करीब साल डेढ़ साल के दौरान जो उपलब्धियां हासिल की है, क्योंकि इस दौरान कोरोना काल रहा है, कोरोना काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने और प्रदेश की शिवराज सरकार ने काफी कुछ काम किया है। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे काफी लोगों को फायदा भी हुआ है। सबसे ज्यादा फोकस पार्टी का इसी दौरान का है, क्योंकि तत्कालीन कमलनाथ सरकार की भी यहाँ पर कमियां गिनानी है। जो उन्होंने करीब 15 महीने में काम किया, उसको भी ये बताएंगे कि 15 महीने में किस तरह से विफल हुई तत्कालीन कमलनाथ सरकार, और फिर आखिरकार यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी पड़ी, और फिर उन्होंने किस तरह से त्वरित रूप से पूरे प्रदेश में काम किया। ये सारी उपलब्धियां यहां पर बताई जाएंगी। घर घर जाएगी पार्टी के कार्यकर्ता, जाएंगे और लोगों को उपलब्धियां बताएंगे। इन्हीं को लेकर के यहां पर कहीं न कहीं मंत्र फूंका गया है जिलाध्यक्षों में, और अब जिलाध्यक्ष जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इन सारी चीजों का प्रसार करेंगे, ताकि किसी भी सूरत में जो 16 नगरीय निकाय में चुनाव होना है तो वहां पर पार्टी बिल्कुल फ्रंट फुट में रहे, ना कि बैक फुट में। चलिए संदीप, धन्यवाद। आपकी जरूरत होगी तो फिर मैं आपके पास लौटता हूं। मेरे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, साथ ही फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। धैर्यवर्धन शर्मा जी, हमेशा आप लोग चुनावी मोड पर रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जैसा दिखाई भी दे रहा है, कि मार्च के अंतिम सप्ताह में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में तारीख तय हो जाएगी, और उससे पहले समर्पण निधि के बहाने ही सही, लेकिन आप घर घर पहुंच जाएंगे लोगों के। देखिए, समर्पण निधि का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत का ऐसा इकलौता राजनीतिक दल है जो अपने कार्यकर्ताओं से प्रति वर्ष एक राशि एकत्रित करता है, और उसी राशि के बल पर हमारे प्रांतीय और केंद्रीय और जिला कार्यालयों के खर्च होते हैं, व्यय होते हैं, और ये वर्षों से हमारे परंपरा चल रही है। जैसा कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी अभी आपको बता रहे थे कि कुशाभाऊ ठाकरे साहब ने एक व्यवस्था कायम की थी कि कार्यकर्ता प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए पंडित दीनदयाल जी की दिवस पर वो राशि देते हैं यथा क्षमता, अपनी शक्ति के अनुसार, और उसी राशि से सारे खर्चे होते हैं। तो चूंकि फरवरी माह आ रहा है, वह तिथि पूर्व निर्धारित है हर वर्ष जिस पर हम धन संग्रह करते हैं। चुनाव का उससे कोई संबंध नहीं है। नियत समय पर उसके लिए प्रांत का और जिले का प्रभारी नियुक्त होता है, और वह प्रभारी नीचे पंचायतों तक, बूथ तक एक टीम बना करके कार्यकर्ताओं को स्मरण कराते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वह तारीख आई है। आपने बूथ का जिक्र कर दिया, बूथ तक आप ये आभास कराते हैं, और बूथ का ही तो खेल है चुनाव में। जी, निश्चित तौर पे कोई मेहमान अचानक से भी अगर आ जाए तो उसका चाय पानी सत्कार भी होता है, और घर में कोई आयोजन होता है तो वह उसमें भागीदारी भी करता है। अब हमको 11 फरवरी का कार्यक्रम करना है, वो पूर्व निर्धारित है। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर समाज से राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए धन संग्रह हो रहा है, वो अलग कार्यक्रम है। और यदि इसी बीच चुनाव आयोग नगर पालिका के चुनावों की घोषणा कर दे तो निश्चित तौर पर पहलवान है, दंड पेलेंगे, जरूर जान फटकारेंगे, मैदान में जाएंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे, क्योंकि यह अवसर होता है हमें नए नेताओं के विकास का। तमाम वार्डों में, चलिए, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में बहुत सारे नौजवान जो राजनीतिक दल में काम करने के इच्छुक हैं, उनका कद बढ़ता है। चलिए, फिरोज सिद्दीकी जुड़ गए मेरे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता। फिरोज सिद्दीकी जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मेहनत करेंगे, दंड पेलेंगे, और इस बहाने घर घर भी पहुंच जाएंगे। घर घर जाएंगे तो क्या बताएंगे? इसी एक साल से सब्सिडी का सिलेंडर नहीं आया, सब्सिडी नहीं आई सिलेंडरों की। घर जाएंगे तो ये बताएंगे कि सेंचुरी मार गया पेट्रोल। वायदा तो हम इससे पहले जब घर घर गए थे तो कहे थे कि मनमोहन सिंह ने पेट्रोल महंगा कर दिया, हम सस्ता करेंगे। तो अब जाके क्या बताएंगे? अब घर घर जाकर क्या बताएंगे कि लोगों ये हालात है सरकार के कि सरकार जो है उधारी पे चल रही है और ये आत्मनिर्भर का नारा लगा रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के पास बीजेपी को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस बीच में भी इतना महंगाई होने के बाद भी कह रहे हैं कि हम चंदा एकत्रित कर लेंगे। देखिए, चंदा एकत्रित कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अच्छी बात बताई थी कि भाई कार्यकर्ताओं के धन से धन संग्रह करके पार्टी को चलाया जाए, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे ने ये भी कहा था स्वर्गीय कि कार्यकर्ता जो है वो पार्टी की रीढ़ होता है। कार्यकर्ता के ऊपर जो है जाके पार्टी सिद्धांत पे चलती है। पार्टी एटीएम से सरकार नहीं बनाई जाती। पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर मंत्री नहीं बिठाया जाता। तो उस कैडर को तो ये भूल गए, मलाई की चीज याद है इनको कि पैसे इकट्ठा करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, वो सामने दिख रहा है। ठाकरे जी की बात याद रखी है। निकाय की बारी है फिरोज जी, और ऐसे में यदि पार्टी भारी काम कर रही है कि घर घर पहुंच जाएगी, बूथ तक पहुंच जाएगी, कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, जो उनके पास सरकार है, उनका काम है सरकार चलाने की जिम्मेदारी। बच्चियों के रोज अपराध हो रहे हैं, बच्चों का खाने में चोरियां हो रही है, गरीबों का राशन लूटा जा रहा है, महंगाई का आलम देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। आप तो हर मुकाम पे फेल है। कर्मचारियों के बीच जाएंगे तो इंक्रीमेंट नहीं लगा। 1956 से ये पहली बार स्थिति है। तो आप तो हर मुकाम पे फेल है। यही सब बातें बताएंगे निकाय से पहले जब लोगों के पास जाएंगे। सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा बात तो ये करती है, महंगाई का मुद्दा है, तमाम तरह के मुद्दे, लेकिन मुद्दों को उस तरह नहीं उठा पाती है। अब फिरोज सिद्दीकी भी वही कह रहे हैं कि ये तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही, लेकिन बीजेपी घर घर पहुंचने की तैयारी में है और कांग्रेस आरोप के साथ खड़ी है। पर क्या आरोपों को लेकर सड़क पर आएगी जो नगरीय निकाय चुनाव में फायदा दिला दे? देखिए मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी राजनीतिक पार्टी के पास अपने आरोप या अपनी योजनाओं को डिलीवर करने के लिए कार्यकर्ता होगा, वो चुनाव जीतेगा। क्योंकि अब ये स्थिति नहीं बची है कि आप जो है टेलीविजन पर बहस कर लोगे और जनता आपकी बात को मान जाएगी। तो कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का अभाव है। जो कार्यकर्ता कुछ इस 1.5 साल में इकट्ठे हो सकते थे, वो कुछ समूहों ने इकट्ठे कर लिए। क्योंकि धन की जो स्थिति बनी, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल हुआ और जो जिस तरह का वातावरण बना, ये सारी चीजें एक समूह तक, 4-5 लोगों तक सीमित हो गई। ये कार्यकर्ताओं में वितरित होता, कुछ भी काम वितरित होता या उनको कोई जिम्मेदारियां दी जाती या संगठन के गठन के संबंध में बातचीत की जाती, तो मुझे लगता है कांग्रेस को उसका ज्यादा बेनिफिट होता। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना स्ट्रक्चर है काम करने का और वो उसके आधार पर ये करते हैं। इनने कुछ ऐसे नॉर्म्स बना रखे हैं, जैसे ये आजीवन सहायता निधि वाला मामला है कि जब तक आदमी रहेगा आजीवन देना पड़ेगी उसको। तो ऐसे लोगों ने छांट रखे हैं। वो लोग जो है हर साल पैसा जमा कराते हैं, उसकी साथ मिलकर के कुछ अन्य स्थानों से भी महत्वपूर्ण लोगों को भी इस आजीवन सहयोग निधि में शामिल कर रखा, वो लोग भी इसमें देते हैं। और ये कार्यकर्ता के साथ जुड़े रहने का, कार्यकर्ता को अपना मानने का, और एक कार्यकर्ता चाहे वो 500 रुपए ही देता हो, उसके दिमाग में ये आता है कि मैं एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पैसा दे रहा हूँ, मेरे पैसे से संगठन चल रहा है। तो ये भाव जो है वो जीवित रखने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल की संरचना के अंदर इस प्रकार की योजना लाना ये बहुत ही कुशाग्र। लेकिन निकाय की बारी है, कौन भारी नजर आ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से इसमें तत्काल कहना बहुत कठिन रहता है, लेकिन ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो कार्यकर्ता है उनकी सक्रियता से आम आदमी की तरफ। मैं मनोज जी आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 60 दिन से जो है 65 दिन से किसान बैठा था। एक चूक ने जो है गांव के लोग खड़े हो गए विरोध के अंदर उनके, और ये कहने लग गए कि हटिए, बहुत हो गया, आप तो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से या जनता के बीच में सहयोग समर्पण के माध्यम से जो भावना जागृत की जाती है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। कांग्रेस भी ऐसा करे, परंतु मुझे तकलीफ कई बार ये होती है कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो आरोपों की फहरिस्त लेकर के खड़े रहते हैं, टीवी चैनलों पर बोलते हैं, पत्रकार वार्ताओं में बोलते हैं, बाहर जो है उनका कोई असर नहीं होता। तो ये दिक्कत वाली बात है ना। चलिए मैं बात कर लूंगा, समझता हूँ फिरोज सिद्दीकी से, उस पर एक जवाब भी ले लेता हूं मैं। फिरोज जी, चलिए आपके पास ही आरोप है। पहले क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई है, हम ये नहीं कह रहे, ये तो जनता तय करेगी कौन कितना भारी होगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि निकाय की बारी कौन भारी है जनता तय करेगी। पर सवाल यही है कि सिर्फ आरोप लगाने से काम हो जाएगा? यदि वो गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर पहुंच रहे हैं तो कुछ कदम तो आगे चल रहे हैं। 15 महीने में हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदर्शन कहीं दिखाया? कहीं हमारी सरकार को वो घेर पाई?
10 महीने में 11 महीने में हमने ये तीसरा चौथा बड़ा आयोजन करके सरकार को दिखा दिया कि हम लोग कहाँ हैं। हमारे 50-60 कार्यकर्ता ऐसे अस्पताल पहुंच गए। भाई सरकारी गिरा दी उन लोग ने आपकी। जी, मैंने कहा घेरने का मौका कहाँ दिया उन्होंने, तो सरकारी गिरा दी आपकी। अब सरकार गिरा दी तो वो तो पूरे देश में विधायक खरीदते घूम रहे हैं, तो उसका आप क्या करोगे। जब देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक है, तो ये तो बड़ा कठिन समय है जो चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं होता तो ये हमारी सरकार भी नहीं गिरा पाते। वो तो अब वो पुरानी बात हो गई। जिनका कार्यकर्ता बेस होता था, जो जिंदगी भर पाखंड करते आए कि हम कैडर बेस पार्टी हैं, उनमें कांग्रेस ही आज मंत्री बने बैठे हैं और 1/3 कैबिनेट मंत्रियों की है। दिल्ली में पता कर लो तो 1/3 मतलब आधे से अधिक जो सांसद हैं वो दूसरे दलों के हैं। जिनका खुद का बेस नहीं है, जिनकी खुद की विचारधारा का पता नहीं है कि किसकी कहाँ विचारधारा, जिनके सिद्धांतों का पता नहीं है, अब वो पाखंड करते घूम रहे हैं कि हम तो ये बात बता दीजिए ना, कांग्रेस आ जाए सड़क पर, बताए लोगों को जाकर, क्योंकि अब तो चुनाव का मौका है। भारतीय जनता पार्टी की अंधी हो गई। अभी 23 तारीख को ही तो बताया 5 दिन पहले हमने कि देखो हम कैसे सड़कों पर हैं। चलिए हर्षवर्धन जी, कांग्रेस कह रही कि सब कुछ बताने को तैयार है और 23 को दिखा भी दिया था, और अब इसी का एक आधार बनाकर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि घर घर फिर वो भी पहुंच जाएंगे, बताएंगे कि आपने किया क्या, 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया और बाकी तमाम तरह की चीजें। कांग्रेस के नेता निर्लज्जता पर उतारू हो गए। आप देखिए, डूबते जहाज की सवारी कौन करेगा। कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके लोग जा रहे हैं, इसमें हमारा क्या दोष है। हाँ। और जो कांग्रेस को छोड़ करके आए हैं वो जनता की अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर करके पुनः जनप्रतिनिधि बने, इसमें भी इनको भारी कष्ट हो रहा है। और कष्ट अगर हो रहा है तो जनता की अदालत में जाएं, लोगों को समझाएं। इस तरह छाती पीटने से क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं की जो तलखी है, उपचुनाव में इनको जो पटखनी दी है जनता ने, इनको जो फचीटा मारा है, उस तलखी से ये उभर नहीं पा रहे हैं। अभी भी जब भी ये बात करते हैं, ये फचीका क्या होता है? फचीका जुबान पर आ जाता है। फचीका क्या होता है, समझा दीजिए थोड़ा सा। फचीटा ये होता है कि उम्मीद से ज्यादा जोर से धाम मार देना। अच्छा, जी जी, है ना, उठा के पटक देना। हाँ। अब गिरा देना और पटक देना में थोड़ा सा तो अंतर होता ही है। तो फचीटा मारना बोलचाल की भाषा में यही कहा जाता है कि लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे। तो ये जो आज बैठक चल रही है, ये भी अगले फचीटा की तैयारी है क्या? निश्चित तौर पे। क्यों कसर छोड़ेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ जनता का आशीर्वाद जुड़ा है। हम जनता की भावना के अनुरूप काम करते हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिन कारणों से मजबूती दी है, हम उस एजेंडे पर काम करते हैं। लोगों के हृदय के नजदीक हैं हम, और ये कांग्रेस को समझना चाहिए। केवल गाल बजाने से कांग्रेस हमारी बराबरी नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए सुरेश शर्मा जी, यही एक सवाल है कि मुकुल वासनिक भी है, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, वो भी एक बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी नजर कहीं और है, और भारतीय जनता पार्टी एक अलग लाइन पर काम कर रही है। सवाल यही है सबसे बड़ा कि यदि ऐसे बात करने से काम चलता रहा तो हो जाएगा काम, क्योंकि पिछली दफा हमने देखा था कि 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थे, नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी के पास थी। ऐसे में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये सोच भी रहे, हालांकि वो निकले हैं कुछ समय, एक किसान आंदोलन ने जरूर थोड़ी सी ऊर्जा भर दी है, पर क्या ये ऊर्जा बरकरार रहेगी? नहीं, ऊर्जा बरकरार रखने के लिए कार्यकर्ताओं का फोर्स चाहिए, जो इस किसान आंदोलन में दिखाई दिया था। और किसान आंदोलन में ये साफ लगा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी फिर से जीवित हो रहे हैं, लाठी खाने जैसी स्थिति और वाटर कैन का जो प्रहार है वो झेलने की स्थिति में आ रहे हैं। तो कहीं कहीं ये तो लगता है मुकुल वासनिक जी जिस रणनीति में काम कर रहे हैं, भाजपा बहुत पहले कर चुकी है वो, और मुझे लगता है कि ये कोई गलत रणनीति नहीं है कि समुदाय बेस जो है वो अपने आप को जो है बैठक कर रहे हैं। जैसे मुझे आज जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आदिवासी अंचलों में वो अपने वोट बैंक को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल को अधिकार है, और यदि ऐसी ईमानदार प्रयास यदि होंगे तो कोई भी राजनीतिक दल यदि 100% सफल नहीं होगा तो 10, 20, 25% तो सफल होगा, और वो सफलता जो है वो कहीं न कहीं प्लस जाएगी। तो निकाय चुनाव जो है वो बहुत सहज नहीं होने वाले। मैंने कल भी आपके ही चैनल पर बोला था कि निकाय चुनाव की स्थिति को एक तरफा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास भी एमएलए बड़ी संख्या में है। जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी कांग्रेस कोई एक तरफा नहीं हारी है। तो हमें राजनीतिक समीकरणों को भी देखना पड़ेगा, और उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस को मिट्टी का मादो नहीं मानना चाहिए।
और उसके अंदर वापस जान जैसी स्थिति दिखाई दी है। जनता ने उसे बीजेपी से ज्यादा विधायक दे करके समर्थन दिया। ये ठीक है, टूट गए वो, लेकिन अंततोगत्वा समर्थन तो दिया था ही ना। तो अब ये देखने वाली बात है कि भाजपा जो है उस ताकत का मुकाबला जो कमलनाथ जी, सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह के मिलने से थी, उस ताकत का एक हिस्सा सिंधिया हमारे बीजेपी ने अपने पास लेकर के हमारा मान लिया उनको। तो आज जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि इन दोनों नेताओं के और युवा नेताओं की टीम, मुकुल वासनिक का जो इस प्रकार से काम करना, ये समीकरण कितने प्रभावित करते हैं, इस पर नजर बिल्कुल रहना चाहिए। और ये हम समीक्षा करने वाले लोगों के ध्यान का विषय है ये। और मनोज जी, मैं ये भी कहूंगा कि ठीक है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग ताकतवर हैं, उनके पास धन बल है, तो ये सब अपनी जगह है, लेकिन जनता जो है वो ये मान के ही चल रही है। क्योंकि मैं भी अभी पेट्रोल पंप पर ही खड़ा हूँ और मैं जब से ये सुना है कि 100 रुपया का भाव हो गया, तो मैं 25 लीटर पेट्रोल डलवाता था, मैं 15 लीटर की तैयारी कर रहा हूँ कि 15 ही डलवा लूंगा, काम चल जाएगा। ये चिंता तो देखिए सभी को होती है कि हम पेट्रोल के भाव को नहीं रोक पा रहे, जनता में इसका सीधा असर पड़ता है। जी धैर्यवर्धन जी, मैं आ रहा हूं फिरोज जी आपके पास, लेंगे सीधी पहली प्रतिक्रिया 30 सेकंड की आपसे। मेरे से पूछा आपने? जी हाँ, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, हम सीधे जो जनता सरकार की विफलता है, महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, बेरोजगारी, छोटा जो व्यापारी है और किसान, इनके मुद्दों को लेकर सीधा हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और जा ही रहे हैं। अभी ये किसान आंदोलन चल रहा है, अभी हमारी अगली रणनीतियों के लिए बैठक हो रही है कि अब हमें अगली रणनीति में कैसे सरकार को घेरना है और कैसे जनता के बीच जाना है। आज प्रदेश कांग्रेस में भी 2-2 बैठकें हुई, यूथ कांग्रेस की हुई और लगातार बैठकों का दौर जारी है। 9 फरवरी को किसान कांग्रेस की फिर पुनः बैठक है। तो ऐसे कांग्रेस जो है वो अपनी कमर कसी है और इस बार जब हम भारतीय जनता पार्टी हमसे मुकाबला करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को दिखेगा कि उसमें वो आई है और लड़ी है मैदान में, और रिजल्ट देखिएगा कि आपको कांग्रेस के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी से आगे रहेंगे। मतलब ये तैयारी कर ली आप लोग ने? चल ही रही है। आज भी क्या कांग्रेस में 2-2 बैठकें, आज यूथ कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक थी, 9 फरवरी को किसान कांग्रेस की है। प्रशिक्षण की हमारी व्यवस्था बिल्कुल चालू हो गई है। सब जगह हमारे यहाँ प्रशिक्षण जो है वार्ड प्रशिक्षण दे रहा है राजनीतिक प्रशिक्षण विभाग जो कांग्रेस का है। तो काम तो कांग्रेस का चल रहा है अपनी जगह। अब भारतीय जनता पार्टी जो है ज्यादा मुखर है, ज्यादा बात कर रही है, लेकिन वो असल मुद्दों का जवाब उसके पास है नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी। चलिए धैर्यवर्धन जी, असल मुद्दे लेकर ही कांग्रेस जाने वाली है। आप अपनी बैठकें करते रहिए, आप धन निधि करते रहिए, समर्पण निधि और जो भी निधियां हैं आप एकत्रित करते रहिए, लेकिन ये असल मुद्दे जो है उनको लेकर कांग्रेस बहुत सचेत है। कौवे चले हंस की चाल। कांग्रेस के नेता जब ये बोलते हैं कि हम निचले स्तर तक प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण की तैयारियां हो चुकी हैं और वार्ड स्तर तक प्रशिक्षण होगा, तो यही बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि कांग्रेस में ये सब पता नहीं कब सिखाया गया है। हमने तो ये देखा है कि आजादी के बाद केवल यही सिखाया कि सरकार के बल पर कैसे संसाधनों की लूट की जाए, कैसे अपनी स्थितियां बेहतर की जाए और कैसे जनता को। सरकार का बल तो सभी को मिल जाता है, जिसकी सरकार होती है उसका तो फिर आप समझते ही हैं बेहतर, इस समय तो आपकी सरकार है। नहीं, कांग्रेस के लोगों को आजादी के बाद से इनके नेताओं ने जो सिखाया और जिस पर कांग्रेस लगातार काम करती रही, मैं केवल उसका हवाला दे रहा हूँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ और सिखाया जाता है। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता बिना किसी महत्वाकांक्षा के भी पूरा जीवन गुजार देता है। तो कांग्रेस की कार्यपद्धति में और हमारे यहाँ की कार्यपद्धति में जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल कौड़ी मोहर का अंतर है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कहाँ मूंछ का बाल और कहाँ पूंछ का बाल बहुत अंतर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अकेली बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की बैठकों का दौर भी जारी है। और अब नगरीय निकाय चुनाव की तारीख कब तय हो जाएगी ये समझ जाएगा कुछ दिन बाद ही, क्योंकि लगभग ये मानकर चलिएगा कि मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। और इसी बात को लेकर दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही, लेकिन सवाल यही रहेगा कि एक तरफ वो तमाम सारे के मुद्दे, महंगाई की बात हो रही, चाहे पेट्रोल की बात कर ले या अन्य जो मुद्दे हैं किसानों के आंदोलन को लेकर, तो अब जो हुआ है वो एक अलग दिशा में जाएगा जैसा आज नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति के साथ, जैसा पिछली दफा देखने को मिला था नगरीय निकाय के चुनाव में, उसको दोहराने की तैयारी में है।
पर दोहराना और किसको क्या देना, ये तो निकाय की जब बारी आएगी तो जनता तय करेगी कौन कितना भारी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24।